हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगलिस्टिक्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान बैरिस्टर शाहजहां खान। मेरे साथ मौजूद हैं काकान आदिल साहब। सर वेलकम टू द शो। हमेशा बचपन से लेकर आज तक हम करेंसी, नोट, पैसे इस्तेमाल करते आए हैं जिनको हम अपने सामने देख सकते हैं, जो एक सिक्योरिटी, एक गारंटी की सूरत में हमारे पास मौजूद होते हैं किसी भी रियासत की तरफ से रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू। लेकिन रिसेंटली हालिया कुछ सालों में, दिनों में हमने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना है वर्चुअल एसेट्स का, जिसमें आपने क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र सुना होगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी का भी सुना होगा, कैशलेस सोसाइटीज़ का सुना होगा कि कई वेस्टर्न कंट्रीज़ कैशलेस होते जा रहे हैं। तो इस सब के ऊपर आज बात करेंगे कामरान आदिल साहब से कि वर्चुअल एसेट्स। सर सबसे पहला सवाल तो, क्योंकि एक चीज़ तो हुर्फ़े आम में अब आ चुकी है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन वर्चुअल का लफ्ज़ शायद उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है स्कोप में, एम्बिट में। तो सर ये वर्चुअल एसेट है क्या? जी थैंक यू वेरी मच। जी वर्चुअल एसेट्स का भी ऑर्डिनेंस आया 2025 का, और ये बेसिकली एक ब्लैंकेट टर्म है जिसके अंदर स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स, इसके अलावा भी टोकन्स हैं, फंजिबल टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। और ये नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ को कवर करता है। तो वर्चुअल इसलिए कहते हैं कि इसको आप टच नहीं कर सकते जी। आपको पता है वर्चुअल शेयर्स भी चलते हैं अभी इस वक्त भी। आपको फिजिकल पोजेशन शेयर, अगर जब शेयर्स के जो लोग काम करते हैं उनको फिजिकली नहीं मिलते शेयर्स, वो एक कंपनी में CDC में जमा कराए जाते हैं, वहीं से वो जमा खर्च हो रहे होते हैं और आपको स्टेटमेंट आती है। तो वर्चुअली ट्रेड वो हो रही होती है, उसकी पोजेशन शेयर्स की और एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। तो ये वर्चुअल वो है। हम बहुत सारे लोग हमारे बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो करते हैं तो क्या वो फिजिकली पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो वर्चुअली उसको यूज़ करें। तो वर्चुअल इज़ अ जनरल टर्म जिसको यूज़ किया गया है जी। और बल्कि ये आपने अच्छा उसमें बताया, क्योंकि जैसे मैंने भी इंट्रोडक्शन में कहा, सबके जहनों में सवाल ये आता है कि वर्चुअल का मतलब ये है कि जो आजकल एक वर्चुअल करेंसीज आना शुरू हो गई हैं। बट आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि हम तो ऑलरेडी वर्चुअल करेंसी यूज़ कर रहे हैं। हम ऑलरेडी शेयर्स की हद तक भी कोई हम फिजिकल या टेंजिबल चीज़ साथ लेके नहीं आते, वो भी हम डिजिटली डील कर रहे हैं। सो वर्चुअल एसेट्स का चूँकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जिक्र भी आ रहा है और इस पर बहुत डिफरेंट अप्रोचेज भी दुनिया में सामने आ रही है। किसी को ऐसा लगता है कि ये रेगुलेट हो ही नहीं सकता, इसको बैन कर देना चाहिए आउटराइटली। किसी का ख्याल ये है कि नहीं, दुनिया इस तरफ बढ़ रही है, इवेंचुअली कैशलेस हो जाएगी दुनिया, तो वर्चुअल एसेट्स की तरफ आप जितना जल्दी जाके उसको रेगुलेट कर सकें उतना बेहतर है। कई लोगों का ख्याल शायद ये है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि शायद ट्रेसेबल नहीं होता, तो उसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग है या जो कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें जो भी पैसे हैं वो शायद डिजिटली इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस सारे सिनेरियो को लेकर, डिफरेंट व्यूज़ को लेकर पाकिस्तान के अंदर लीगली क्या हो रहा है? आपने हिंट तो दे दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान कैसे रेगुलेट करने जा रहा है वर्चुअल एसेट्स को। जी देखिए, दो अप्रोचेज रही हैं। एक अप्रोच ये है कि इसको आउटराइटली बैन कर दिया जाए जी, दैट हैज़ बीन एन अप्रोच। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में, अभी भी चाइना में इट इज़ बैन क्रिप्टो करेंसी चाइना में एज वी स्पीक। ठीक है, आप उसको देखिए तो आपके सामने ये बात आएगी, नंबर 1। नंबर 2, इवन अमेरिका में मैंने आपके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले हैं प्रेसिडेंट्स के जी। तो 2022 में जो बाइडन के दौर में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने टोटल बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को या वर्चुअल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी को। वर्चुअल एसेट्स इज अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म। तो क्रिप्टो की बात हो रही है। इन्होंने इसको बारे में बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच ली, बल्कि इन्होंने ये किया कि नेशनल कमेटीज़ बनाई जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग और चीज़ों को, बेस्ड ऑन दैट जो एक कंसिडरेशन है कि शायद इट इज़ प्रीडोमिनेटली बीइंग यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। इसको बिल्कुल रिवर्स किया 2025 में आके ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने बिल्कुल पिछला वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था उसको कैंसिल किया और एक नया जारी किया। और उसमें उन्होंने कहा, और एक ख़त भी लिखा, वो भी मैंने आपको दिया है, और उस खत का नाम बड़ा मज़े का लिखा, रेगुलेशन बाय प्रोसिक्यूशन। कहते हैं कि आप रेगुलेशन बाय प्रोसिक्यूशन ना करें, अब रेगुलेशन थ्रू रेगुलेटर्स करें। ठीक है, सो बेसिकली क्रिमिनलाइज ना करें आप हर बात को क्रिमिनलाइज करने चल पड़े। तो ये दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेज। इसमें ट्रम्प और नॉन ट्रम्प की बात नहीं हो रही, इसमें बात ये हो रही है कि दीज अप्रोचेज वर ऑलरेडी देयर। मैं बाद में इंडिया का भी हम देख लेंगे कि इंडिया ने क्या किया, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा एक पिवटल क्वेश्चन ये है कि इसको रेगुलेट किया जाए या रेगुलेट ना किया जाए, बैन किया जाए। उस पर अभी ये लॉ इवॉल्व हो रहा है। मैं इसको गुड या बैड नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वी नीड टू नो
कि इस ये लॉ क्या आया है, हम इसके अपनी बड़े बड़े approach में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लियर हैं जी। तो वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस आया 2025, ये आया है जी 8 जुलाई 2025 को जी और थ्रू ऑर्डिनेंस आया। अगर उसको आप देखेंगे तो उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी उसके अंदर जी, वो काफ़ी डिटेल्ड मैंने ये देखा, बहुत ordinance डिटेल्ड है और उसको देखना और समझना चाहिए बिफोर फॉर्मिंग अप एन ओपिनियन ऑन वेदर इट इज़ गुड और बैड जी। अच्छा, इसमें मैं हमने जैसे कोई कंपनी है उसका रेगुलेटर पाकिस्तान में है, फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर पाकिस्तान में है, हर चीज़ का रेगुलेटर। तो जो ये ऑर्डिनेंस है वर्चुअल एसेट्स, मैं देख रहा था कि ये भी एक रेगुलेटर लेके आ रहा है। तो आप ये एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस के लिए कि ये रेगुलेटर है क्या और रेगुलेटर ने करना क्या है और कैसे, क्योंकि एक सवाल लोगों के जहनों में ये आता है कि रेगुलेटर अगर आप बिठा भी दें, क्योंकि ये वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, क्रिप्टो का शायद मतलब ही हिडन है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई फेस तो है नहीं, तो आप किसको जाके पकड़ेंगे, कैसे आप उस सबको रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेटर है क्या और वो क्या करेगा, कैसे इसको रेगुलेट करेगा वर्चुअल एसेट्स को इस ऑर्डिनेंस में? इस ऑर्डिनेंस को अगर आप देखें तो इसके 11 हिस्से हैं और इसके अंदर 3 शेड्यूल हैं जी। जो पहला हिस्सा है वो जर्नल है और जर्नल में उन्होंने इसमें इसकी स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को बताया है। इसका स्कोप उन्होंने बहुत एक्सपेंड कर दिया है और पाकिस्तान से बाहर की ट्रांजैक्शन भी इसमें कवर्ड की हैं। इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन दी है। आज जब इसका सेक्शन 4 पढ़ेंगे मिला के विद सेक्शन 1 तो आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसकी एप्लीकेशन है। ये बड़ी नई बात होती है, एक्स्ट्रा बात होती है। आम तौर पे आपके लॉज टेरिटोरियल होते हैं, सिर्फ आपकी जुरिसडिक्शन की हद तक होते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट देने का मकसद ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्चुअल है, डिजिटल है, तो ये हर जगह पे आएगा। तो ये इसका एक बड़ा फीचर है जो नोट करना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर एक वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है जी, और वो अथॉरिटी जो बनाई जा रही है जी उसकी बहुत डिटेल मौजूद है, कौन लोग होंगे, कैसे बनेंगे, क्या काम करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो रेगुलेटर जो होगा वो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करेगी। It is just like SECP. It is just like State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan is a regulator of all the banking companies. SECP is the regulator of all the public or private companies. Bar Council is regulator of all the people doing practice. ICAP जो है Institute of Chartered Accountants, that is the regulator of all the people who are in the business of चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इस तरह वर्चुअल एसेट्स का अब एक रेगुलेटर पाकिस्तान में आ गया, रेगुलेटर होगा। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 3 कहता है कि लाइसेंसिंग होगी। ठीक है, जैसे मनी चेंजर्स, लाइसेंस मनी चेंजर्स बैठे हुए, आप सिर्फ उनसे जाके मनी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट गो टू एवरी शॉप टू गेट योर फॉरेन एक्सचेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लाइसेंस्ड होंगे, फिर वो जो लाइसेंस्ड होगा वो एक NOC का पूरा प्रोसेस दिया गया है, वो लेगा। उसके अलावा वो मिनिमम कैपिटल पेड अप कैपिटल करेगा, वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एक किस्म की करेगा, यानी इट विल बी बैक्ड बाय सिक्योरिटी। जस्ट लाइक बैंकिंग कंपनीज हैं वो रिजर्व रखवाती हैं स्टेट बैंक के साथ, जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उनकी खास रेशो उन्होंने देनी होती है, वो मेंटेन करते हैं। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ लाया जा रहा है। जो लाइसेंस्ड सर्विस प्रोवाइडर कह लें जो डील कर रहा होगा इनटू वर्चुअल एसेट्स, तो अगर आप उनके साथ करेंगे रेगुलेट, तो फिर जैसे अगर आप किसी से सड़क चलते आदमी से अगर शेयर खरीद रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो उसकी क्या वैल्यू है, और आप जो एक्रेडिटेड लाइसेंस्ड ब्रोकर है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज अगर हम उनसे ले रहे हैं, तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें। मैं फिर यही एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में था और मैं ये लाजमी आपसे पूछना चाहता था। तो ये जो लोग अब जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे ये इस ऑर्डिनेंस आने से पहले, क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली आया है, इससे पहले तक तो लोगों का एक सवाल ये बार बार आता था कि जी हम जब क्रिप्टो में डील करते हैं और अगर हम अपने कोई कॉइन्स सेल आउट करते हैं, हमें कोई ट्रांजैक्शन आती है हमारे बैंक में, तो वो कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर हो जाती है, FIA के नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है। तो शायद ये इस चीज़ को उसमें अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ में एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस वो गंदा ऑफेंस होता है, वो बुरा काम होता है जिससे पैसा आप क्रिमिनल प्रोसीड्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल करप्शन से लोग पैसा बनाते हैं, लोग ड्रग्स बेच के पैसा बनाते हैं। तो इसी तरीके से बिकॉज इट वाज नॉट कवर्ड अंडर द लॉ, ठीक है, प्रिजम्पशन ये थी कि जो आपके प्रोसीड्स आ रहे हैं आपके बैंक में वो प्रेडिकेट ऑफेंस की कैटेगरी से हैं। ठीक है, बट आफ्टर दिस लॉ
अगर आप लाइसेंस्ड at least theoretically, now if you are interacting or if you are buying your cryptocurrency from virtual assets from a virtual asset service provider, जी ठीक है, तो assumption ये है कि वो आप यू कैन एक्सप्लेन कि मैंने एक जैसे आप शेयर्स खरीदते बेचते आप हैं उसको ट्रेडिंग की है, तो वो एक एक्सप्लेनेबल ट्रेल आप उसकी ट्रेल हो एक्सप्लेन कर सकेगी सकते हैं और वो suspicious activity। शायद प्रेडिकेट ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वैसे अभी तक से ये प्रेडिकेट ऑफेंसेस में कि जो लिस्ट शेड्यूल लगा हुआ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में, उसकी लिस्ट में अभी ये नहीं है, लेकिन बिकॉज इट वाज सोर्स नहीं एक्सप्लेन हो रहा था तो इस वजह से आ रहा था, तो ये डेवलप हो रहा है अभी लॉ जी। इसी तरीके से इसके अंदर प्रूडेंशियल सेफगार्ड्स डाले गए हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का एक पूरे का पूरा रिजीम मौजूद है, FATF के बाद भी मौजूद थी, उससे पहले भी की भी मौजूद थी। ठीक है, अगर आप बैंक वालों के पास जाए तो वो नो योर कस्टमर KYC करते हैं, तो उसी तरीके की यहाँ पर प्रूडेंशियल रेगुलेशंस दी गई हैं। फिर इसमें एक चैप्टर है विच डील्स विद फिएट रेफरेंस टोकन्स। अब फिएट रेफरेंस टोकन्स जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा स्टेबल कॉइन्स के साथ। जी, आपने जिक्र किया स्टार्ट में, अमेरिका ने जो लॉ इंट्रोड्यूस कराया है वो क्रिप्टो करेंसी का लॉ नहीं है। ठीक है, दैट इज अ लॉ रिलेटेड टू द स्टेबल कॉइन्स। जीनियस जो एक्ट है उसका पूरा नाम है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर US स्टेबल कॉइन्स एक्ट 2025। जी, और इसके अंदर स्टेबल कॉइन्स को उन्होंने पैक किया है विद डॉलर्स। ठीक है, यानी इट इज बैक्ड बाय डॉलर्स। जस्ट सो मैं एक स्टेबल कॉइन खरीदता हूँ तो फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि वो $1 का होगा, उसके पीछे उसको, तो यही बात इन्होंने यहाँ की है। फिएट इज फिएट करेंसी, फिएट रेफरेंस टोकन्स। तो ये पूरा एक चैप्टर इन्होंने उसको भी डील किया है, यानी स्टेबल कॉइन्स भी इसके अंडर कवर होते हैं अगर कोई लाएगा तो। ठीक है, सो या कभी गवर्नमेंट ने अगर इंट्रोड्यूस कराना चाहे तो। ठीक है, अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुए। अभी हमारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और उसके अंदर जो एथेरियम की बातें ज़्यादा वो लोग करते हैं। फिर इसमें मार्केट कॉन्डक्ट है, क्योंकि इसकी एक अपनी मार्केट बन जाएगी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट होती है, कमोडिटीज़ की मार्केट होती है, तो इनकी अपनी एक मार्केट बन जाएगी। तो कंपटीशन लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो फेयर वहाँ पे चीज़ें हों, फिर वहाँ पे मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे भी वो सारी की सारी रिजीम यहाँ इंपोर्ट की गई है। फिर पूरा एक चैप्टर है ऑन AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CTF, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, विच इज़ समथिंग वेरी गुड। जो पहले, क्योंकि यहाँ पे आके इसने आपने एक रेगुलेटरी लॉ को मिला दिया जाके क्रिमिनल लॉ के साथ। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के मैं अभी आप ऐसे चैप्टर्स पहले नहीं आपके मौजूद हैं। अगर आप सिक्योरिटीज़ एक्ट उठाएं 2015 का, जिसके तहत आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग और वो बाकी सारी चीज़ें मना है, तो यहाँ पे वो उनको भी कवर किया गया है और ये भी FATF की रिक्वायरमेंट के साथ जाके जोड़ा गया है, विच अगेन इज समथिंग वी मस्ट अप्रिशिएट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड और बैड, डोंट बी जजमेंटल, आई एम जस्ट आस्किंग पीपल टू लुक एट द लॉ एंड लेट्स, इस पे कोई डिस्कोर्स होना चाहिए, भी तो बात ही नहीं हो। जैसे अभी आपने कहा कि इसका इस स्टैट्यूट का, इस ऑर्डिनेंस का ओवरलैपिंग इफेक्ट भी है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया शायद कि ये ओवरराइडिंग इसको हैसियत हासिल होगी, एक्सेप्ट फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। हाँ जी, तो ये फॉरेन एक्सचेंज वाले लॉ को ओवरराइड नहीं करेगा। उसके अलावा जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज होंगे उनको ये ओवरराइड करेगा। फिर इसमें एक पूरा चैप्टर है ऑन इनोवेशन एंड सैंड बॉक्स। जो सैंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट है आपको पता है, ये कॉर्पोरेट लॉ में भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके लिए थोड़ी सी रिजीम वो रखी जाती है, फ्लेक्सिबल रिजीम रखी जाती है, तो उसके लिए इनेबलिंग प्रोविजन मौजूद है फॉर द रेगुलेटर कि वो चाहे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी सैंड बॉक्स की कोई रिक्वायरमेंट स्टार्टअप्स के लिए दे सकते हैं। आपको पता है स्टार्टअप्स में डिफरेंट तरह का एविडेंस है, ऑल स्टार्टअप्स डू नॉट ग्रेजुएट टू बिग कंपनीज, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर इसमें एक पूरा एनफोर्समेंट का चैप्टर है, उसके अंदर वर्चुअल एसेट ट्राइब्यूनल की बात की है, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल की बात की है, जो कि स्पेशलाइज्ड काम है। यू नीड पीपल विद कंप्यूटर लिटरेसी टू लुक एट दिस। ठीक है, आपको लॉ की भी मालूमात चाहिए, लेकिन साथ में आपको कंप्यूटर लिटरेट चाहिए, IT लिटरेट जो अथॉरिटी के चेयरमैन है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ये लिखी गई हैं, जो उनकी ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फिर इसके अंदर टैक्सेशन से इसको लिंक किया गया है। और लास्ट जो इसका 11वां चैप्टर है दैट रिलेट्स टू इस्लामिक फाइनेंस,
और उसमें एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड, जस्ट लाइक आपको पता है स्टेट बैंक में भी एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड बैठा हुआ है, जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स अगर कोई निकालता है ऐसे जी तो उसको शरिया एडवाइजरी बोर्ड की जो ओपिनियन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन देम। तो यहाँ बिल्कुल वही स्ट्रक्चर रेप्लिकेट किया गया बहुत हद तक। तो ये चूँकि आपको पता है कि अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो ये बैंकिंग के साथ एक पैरेलल चीज़ उभर रही है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी थी बैंक्स की तरफ से हमेशा से, बिकॉज ये सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो सकता है ये लेकिन एक नई फाइनेंशियल मार्केट खड़ी हो रही है पैरेलल एक, ये बात है। अच्छा, ये इसमें मैंने देखा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में जो हमारे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू हैं उनकी मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ी। उसको देख के तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान बेसिकली अब इसको प्रोसीड कर रहा है। पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि ये मार्केट हम खड़ी भी कर रहे हैं और उसको रेगुलेट कर रहे हैं ताकि ये हमें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। एक पैरेलल मार्केट अगर फाइनेंशियल बन रही है, हमें कोई रेगुलेटर हमने दे दिया, हमने उसके क्रिमिनल को भी साइड को भी डील कर लिया। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो बाकी कंट्रीज़ की अप्रोच है, अभी आपने जिक्र भी किया अपने नेबरिंग जुरिस्डिक्शन का भी, तो वहाँ की क्या अप्रोच है? चाइना में जैसे आपने कहा कि बैन है इस वक्त, बैन है, तो अमेरिका का भी कुछ आप इंडिया का क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है 2021 से तैयार होकर वहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। वो इसके बारे में वहाँ पे बहुत पीछे एक 2020 में बहुत बड़ी जजमेंट आई, ओवर 100 पेजेस 3 मेंबर बेंच ने उसको सुना, और वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने वहाँ पे थ्रू अ नोटिस इसको बैन कर दिया। तो वो नोटिस जो है वो चैलेंज हुआ, पहले हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो वहाँ डिस्कशन जो हुई वो ये हुई कि क्या RBI के पास लॉ मेकिंग पावर है। ठीक है सर। तो आपको पता है कि RBI के पास या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी लॉ मेकिंग पावर नहीं है, रेगुलेटिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर नहीं है। ठीक है। उनका तो जो नोटिफिकेशन निकाला था RBI ने, उनका दिस अमाउंट्स टू लॉ मेकिंग, इन्होंने लॉ मेक करके उसको ब्लॉक किया है। फिर वहाँ पे एक और आर्गुमेंट ये आया था कि इस बारे में बहुत ज़्यादा फेयर्स थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि दिस इज़ लाइकली टू बी यूज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे डिस्कशन हुई कि इसके ऊपर एविडेंस क्या है आपके पास। तो उनके पास कोई ख़ास एविडेंस नहीं था। तो वहाँ पे कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि अगर एविडेंस की बात की जाए तो बैंक्स जो एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनके खिलाफ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो अगर यही बेस बनेगी तो ये तो इस तरीके की डिस्कशंस होती रही है। फिर 2020 की इस फैसले के बाद क्रिप्टो करेंसी का वहाँ पे लॉ आया। तो यूके में भी अब इस पे रूल्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स का एक वहाँ पे लॉ है, उसके तहत रूल्स उन्होंने फ्रेम करने की बात की हुई है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में भी मीका के नाम से एक साइबर के ऊपर वो एक रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं। तो ये हर जगह पे बात हो रही है और ये इवॉल्व हो रहा है। कोई इसको अच्छा या बुरा ऑफ द कफ आप डिसमिस भी ना करें, आप ऑफ द कफ इसको एडमिट भी ना करें। पहले मेरा ख्याल है पहली बात तो इसको जानना है, उसके बाद ये देखा जाएगा वेदर दिस इज़ गुड और बैड, दैट इज़ टू बी डिटरमिन्ड एज इट इवॉल्व्स। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था थ्रू दिस फोरम कि देयर आर 9 वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो इस लॉ में दिए गए हैं। वो शेड्यूल 1 में है कि वो एडवाइजरी सर्विसेज भी कर सकते हैं, वो ब्रोकर डीलर सर्विसेज भी कर सकते हैं, वो कस्टडी की सर्विसेज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक CDC उधर एक्सचेंज सर्विसेज भी कर सकते हैं। वो अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लैंडिंग एंड बोरिंग सर्विसेज भी कर सकते हैं, वर्चुअल एसेट डेरिवेटिव सर्विसेज भी कर सकते हैं, वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी कर सकते हैं, वर्चुअल एसेट ट्रांसफर एंड सेटलमेंट सर्विसेज भी हैं, और फिएट रेफरेंस टोकन इशुएंस सर्विसेज। ये वो है जो मैंने अभी आपसे बात स्टेबल कॉइन के साथ बात की थी। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ और कैटेगरीज ऑफ वर्चुअल जो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की हैं। और आपने उनके साथ पहले भी एक्सप्लेन किया कि उनका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कम से कम इतना होना चाहिए। आप देखें ना, पेड अप कैपिटल आप देखें जो एक्सचेंज में आएगा वो कम से कम 100 करोड़ का है, 1 अरब रुपए का है। तो ब्रोकर डीलर का इसी तरीके से हर एक का एक वो पूरा दिया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज डिसेंट बिगिनिंग। और इसके बारे में ये कहना कि ऑफ द कफ इसको यस है या नो है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो है। ऐसी चीज़ें लॉ में आती रहती हैं, पहले भी आई हैं, अब भी आ रही हैं। वी शुड बी रेडी टू फर्स्ट एग्जामिन देम एंड ओनली देन वी शुड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट देम। जी, ये बल्कि आपने जैसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये बेहतर है, क्योंकि जैसे कल को FIA के नोटिस का इशू आ रहा है लोगों को,
तो एक मार्केट जो एग्जिस्ट कर रही है, जो मुझे लगता है कि जितना रोकने की अगर आप लाइसेंस बंदे के साथ काम करेंगे, अगर किसी को लाइसेंस मिल गया, अभी तक से मेरी मालूमात के मुताबिक लाइसेंस नहीं मिला, अगर जब मिल जाएगा लाइसेंस, तो जिसको लाइसेंस मिलेगा अगर आप उसके साथ काम करते हैं तो फिर यू विल हैव लेस टू एक्सप्लेन एंड मोर टू वर्क। तो ये इस तरीके से इट इज़ ओपनिंग अप एंड वी नीड टू सी इट्स एवोल्यूशन। आपको पता है बैंकिंग लॉज भी 200-250 साल के बाद जाके फॉर्म, और उसमें भी हर 10-20 साल के बाद कोई बहुत बड़ा, 2008 में वो क्राइसिस आ गया था जी मॉर्गेजेस का, तो इस तरीके से हर 10-20 साल बाद कोई ना कोई फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज भी हो रही है, तो एक नई बिगनिंग है। तो मतलब आपने जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि एक वेलकम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ये कितना बेहतर हो सकता है। तो वक्त के साथ शायद ये खुद भी इवॉल्व होता जाएगा, जो चेंजेस ज़रूरत होंगे अमेंडमेंट्स वो आती रहेंगी। एक बड़ा कंसर्न लोगों का है साइबर क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का, वर्चुअल एसेट्स का। हाँ, उसके ऊपर जाहिर बात है कि अब एक नया सेटअप भी बना है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो, और इसी तरह FIA की अपनी भी बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, तो वो इस पे साथ साथ लर्निंग करते हैं। तो ये हर जगह पे, हर मुल्क में साथ साथ चीज़ें चलती हैं। इसको बिल्कुल आप ब्लैक एंड वाइट देखने की बजाय, बाइनरी फॉर्म में देखने की बजाय, वी नीड टू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एज एन एवोल्यूशन, और उसके साथ साथ इसको स्टडी करना चाहिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे कामरान आदिल साहब का आपने डिटेल सुनी, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। वक्त बताएगा कि कितना बेहतर रेगुलेट हो रहा है, कितना बेहतर रेगुलेट हो सकता था। लॉ और टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो लॉ ज़ाहिर है उसको फॉलो करते हुए साथ साथ इवॉल्व होता चला जाएगा। बट एक नई बिगनिंग है उन लोगों के लिए भी जो क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो मार्केट रेगुलेट हो रही है। रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अगर आप करें तो शायद आपकी बचत हो सके। आज के शो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।